जी, तो हमने देखना है सबसे पहले सेंटेंस के लीनियर ऑर्डर को। व्हाट इज द लीनियर ऑर्डर ऑफ अ सेंटेंस? एक सेंटेंस का आपका लीनियर ऑर्डर क्या होता है? सेंटेंस का लीनियर ऑर्डर क्या है? जी, हाशमी साहब, आबिद हाशमी साहब, आबिद हाशमी साहब, वसीम शाह साहब, बेटा कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है व्हाट इज द लीनियर ऑर्डर ऑफ अ सेंटेंस? जी, एडवोकेट निदा राव साहबा, बेटा आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? यस सर, आ रही है सर। जी, आबद हाशमी साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही है। मैं एक्चुअल सुन रहा हूँ जी, लेक्चर। जी, जी, आप मुझे बता सकते हैं कि सेंटेंस का लीनियर ऑर्डर क्या होता है? कि सेंटेंस अगर आपको देखना पड़े और पहचानना पड़े तो आप कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका बेसिक यूनिट क्या होता है? कैन यू एक्सप्लेन सर? सर हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से होता है। पास्ट। जी, रेहान यस साहब, सर। रेहान इनाम साहब, बेटे आप बता सकते हो मेरे भाई कि व्हाट इज द लीनियर ऑर्डर ऑफ सेंटेंस? सर ये मेरे ख्याल से सर ये होता है कि इसको जो हमने स्ट्रक्चर एक देना होता है, लाइक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट। वर्ब और ऑब्जेक्ट, लाइक ही एट एन एप्पल। लाइक ही सब्जेक्ट हो गया और एट जो हो गया वो वर्ब हो गया और एन एप्पल वो ऑब्जेक्ट हो गया, लाइक इस तरह से आई थिंक सो। जी बेटे, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा बेटे, एक चीज इनमें रखिएगा, थोड़ा सा आपने ये माइंड में रखना है। इस वर्ड को कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ते, ये वर्ड हमेशा आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है? आप ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, इसको वर्ड को आपने पढ़ना है, ठीक है? रिस्पेक्टेड, बात की समझ आई? अब आप कहेंगे कि ये प्रोनाउंसिएशन कहाँ से गया बेटे? जब हमने आर्टिकल का यूज करना है ना, बेटा समझ रहे मेरी बात को? जब हम आर्टिकल का यूज करेंगे ना, वहां पे फिर ये स्ट्रक्चर जो ना आपको डिस्टर्ब कर जाएगा। इसलिए इसको आपने ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ना, ये वर्ड हमेशा ऑब्जेक्ट पढ़ा जाता है। जी, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से। क्या, देखें, इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि आपका जो सेंटेंस है उसके शुरू में सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद क्या आता है आपका? ऑब्जेक्ट आता है। जैसे आई टीच इंग्लिश। ठीक है बेटा? अब मेरा आप बच्चों से क्वेश्चन ये है, जो बच्चे भी पार्टिसिपेंट है यहां पर हमारे, बेटा क्या आप अपने, जी, क्या आप आ, हाँ, रेहान बाजवा साहब, क्या आप, सर। बाजवा साहब, क्या आप सर। अपने, जी, जी सर, आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, जी सर। बेटे क्या हम अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के दरमियान में लिख सकते हैं? सब्जेक्ट को सर। हाँ जी, सब्जेक्ट जो है, इस सब्जेक्ट को क्या हम सेंटेंस के दरमियान में लिख सकते हैं? बेटा ये तमाम लोग ना ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, और ये चीजें बहुत डिफरेंट आपके पास आने वाले हैं। जी, और कोई बच्चा? जी, एडवोकेट इरम साहबा, यस सर, लिख सकते हैं सर। कैसे लिख, क्योंकि जी, एडवोकेट इरम साहबा, प्लीज अपना ना माइक बंद करें बेटा, जो बच्चे, आप किसी शोर में बैठे हैं तो प्लीज इसको। जी, अनीका साहबा, रिस्पेक्टेड अनीका। सब्जेक्ट को सेंटेंस के सेंटर में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते। चलिए बेटा, आज हम आपको सिखाते हैं। इट इज आई
हु टीच English. The answer is yes, we can use our subject in the middle of the sentence. ठीक हो गया बेटे? यानी आपको आपका सब्जेक्ट जो है वो कहां पे मिल सकता है? आपका सब्जेक्ट आपको सेंटेंस के मिडल में भी मिल सकता है। जी, इमरान साहब समझ आ रही है? जी मुदस्सर साहब। जी सर, बिल्कुल आ रही है। अब हमारा जी नेक्स्ट सर आ क्वेश्चन रही है। देखो बेटा, फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तमाम बच्चे मेरी बात को सुनेंगे, जिससे मैं पूछूंगा वही बच्चा मुझे आंसर करेगा। क्या हम अपने सब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के एंड पे लिख सकते हैं? एडवोकेट आमिर साहब, कैन वी पुट आवर सब्जेक्ट एट द वेरी एंड ऑफ द सेंटेंस? लिख सकते हैं सर। कैसे लिखेंगे? सेंटेंस बनाइए। जी सर, बोलिए प्लीज। जी रिस्पेक्टेड, प्लीज। जी, फातिमा, जस्ट फातिमा, नॉट वकास। फातिमा साहबा, फातिमा जी, बहना आपसे मेरा क्वेश्चन है। जी बेटा, बेटा आप लोग यस पार्टिसिपेट यस करेंगे, सर। चीजें क्लियर होंगे। जी सर आई हैव नो आइडिया। जी, फातिमा वकास साहबा, कैन वी पुट आवर सब्जेक्ट एट द वेरी एंड ऑफ द सेंटेंस? यस प्लीज। जी मोहम्मद अहमद साहब, कोई बच्चा बता दे, ओपन ओपन क्वेश्चन है। यस सर, सर लिख सकते हैं। कैसे लिख? यस वी हु कैन। एम आई। वेरी गुड। हु एम आई? क्योंकि बेटा ये इसलिए भी कॉन्फिडेंस से आंसर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये बच्चा मेरे साथ कुछ देर वो चलता रहे और किसी मसरूफियत की सर ये वजह से। इन्वर्जन है। जी, हु एम आई? इन्वर्जन। जी, बेसिकली अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सेंटेंस आपका कौन सा है। आप देखें यहां पर ये क्वेश्चन उठना कि क्या हम सब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे? यस। क्या हम सेंटेंस को सेंटर में लिख सकते हैं? सिर्फ लिखना काफी नहीं है बेटे, ये रूल बताना भी जरूरी है कि बेसिकली आप अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के सेंटर में कैसे लिखो। फिर तीसरी चीज जो आ जाती है कि आया कि हम अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के एंड पे कब लिखते हैं। ये दो चीजों का जानना जरूरी है। पहला तो ये कि बेटे ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, ये है आपका एम्फेटिक सेंटेंस। एम्फेटिक सेंटेंस ये स्ट्रक्चर है। और वो एम्फेटिक सेंटेंस जो हमेशा इट इज के साथ बनता है। किसके साथ? इट इज के साथ। इसके ना बेटा ग्रामर के दो बड़े स्ट्रॉन्ग रूल्स हैं। पहला रूल क्या है बेटा? पहला रूल ये है कि इसके बाद आप पे ये कैद नहीं है कि आप सब्जेक्ट सिंगुलर लिख रहे हैं या आप सब्जेक्ट प्लूरल लिख रहे हैं। इट इज आई, इट इज वी, इट इज यू, इट इज दे। यानी इट इज के बाद आप सिंगुलर भी लिख सकते हैं और इट इज के बाद आप प्लूरल भी लिख सकते हैं। इट इज आई, इट इज वी, इट इज यू, इट इज दे, इट इज ही। यानी ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये आपकी इम्फेटिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस की। आप इस इम्फेटिक स्ट्रक्चर में इट इज के बाद जब भी सब्जेक्ट लिखेंगे, पहला रूल क्या है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सिंगुलर लिखेंगे या प्लूरल लिखेंगे। दूसरा रूल, अगर इट इज के बाद प्रोनाउन आ जाएगी, प्रोनाउन से मुराद आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, ही या शी की बात करें,
तो आप उसको हमेशा सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। इट इज के बाद बेटा, इट इज के बाद ये माइंड में रखिएगा, इट इज के बाद आप मी नहीं लिख सकते। इट इज के बाद आप अस नहीं लिख सकते। इट इज के बाद आप देम नहीं लिख सकते। इट इज के बाद आप हिम नहीं लिख सकते। इट इज के बाद आप हर नहीं लिख सकते। ये जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं ये आपकी इनकरेक्ट एक्सप्रेशंस हैं। बेटा समझ रहे हैं? दूसरा रूल, पहला रूल क्या है कि इट इज के बाद इससे फर्क नहीं पड़ता कि आया कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। इट इज के बाद सिंगुलर भी आ सकता है, इट इज के बाद प्लूरल भी आ सकता है। पहला रूल तो बेटे ये आपने पढ़ लिया, ठीक है बेटा। क्योंकि मैं आपको सबसे पहले सेंटेंस समझाऊंगा कि सेंटेंस क्या है, क्योंकि बेटे जब आपने ऐसे लिखना है ना, तो ऐसे आपने सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखना है। जब बेटा आपने प्रेसी लिखनी है ना, तो प्रेसी भी आपने सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखनी। तो जब तक आपको सेंटेंस के ऊपर कमांड नहीं है, तो आप किसी तौर पर भी जो वो एक्यूरेसी के साथ इस क्वेश्चन को लेकर नहीं चल सकते। समझ रहे हैं मेरी बात को? बेटा यस नो करते जाइएगा साथ साथ। जी क्लियर हो गया जी? ये जी मदद। यस सर। यस सर, यस सर। दूसरी बात, दूसरी बात बेटा, और इस मैं पहले इस रूल को समझा रहा हूं आपको। अब मैंने पहले भी बताया था कि बेटा एक चीज आप लोगों ने ना माइंड में रखनी है, पहला लेक्चर आपका थोड़ा सा लेंथी हो जाना है, उसके लिए आपने बिल्कुल परेशानी, लेकिन उस थोड़े से लेंथी होने के बाद आप पे इतने अजाब टलने कि आप खुद बड़ा इलेटेड फील करोगे कि चीजें बहुत आसान होगी मेरे लिए। ठीक है, ये पहला लेक्चर आपका टफ होना है थोड़ा सा। जी सर फॉन्ट साइज जरा इंक्रीज कर दें, बहुत छोटे नजर आ रहे हैं। कौन जी मेरी बहना, क्या फरमाया आपने? और फॉन्ट फॉन्ट साइज जो है उन्हें थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। फॉन्ट साइज को? जी जी। जी मेरी बहन मैं कर देता हूं। अब ठीक है गुड़िया यहां पर? जी सर ठीक है। जी बेटे, अब सुनिएगा, इट इज आई, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका? अब इसको मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि ये क्लियर होने के बाद ना ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। इट इज आई, और जब इट इज आई लिख लें, इट इज आप वी लिख लें, इट इज यू लिख लें, इट इज दे लिख लें, इट इज ही लिख लें, बेटा इसके बाद हु का आना कंडीशनल होता है। इट इज आई, इट इज ही, इट इज दे, हु। अब आ गया बेटे, इट इज आई हु, इट इट इज इज ही हु। ही हु, इट इज दे हु। ये बेटा कंडीशन है। जब भी बेटा आप सेंटेंस को इट इज आई लिखोगे, उसके बाद हु का आना शर्त है। इट इज ही लिखोगे, उसके बाद हु का आना शर्त है। इट इज दे लिखोगे, उसके बाद हु का आना शर्त है। ठीक है, यस अब सर। देखिए, इट इज आई हु इज, आर, हु इज एम एट फॉल्ट। अब यहां पे मामला आ रहा है आपके वर्ब का, कि आया कि बेटा, जी एडवोकेट कोमल साहबा, बेटा मेरी आवाज सुन रही है बहना आप? जी सर आ रही है आवाज जी सर। अब ये बताओ बेटे, इस सेंटेंस में दो वर्ब मैंने दिए हैं, इसमें से करेक्ट कौन सी यूज होगी? जी, इट इज आई हु एम, हु इज एट फॉल्ट, इट इज आई हु एम एट फॉल्ट। इट इज आई हु एम एट फॉल्ट। हु एम एट फॉल्ट। जी इरम जी साहबा, सर। इरम साहबा मेरी बात सुन रही हैं आप बेटे? इरम साहबा जी सर सुन रही हूँ मैं। आप बताएं, इट इज और इज आएगा या इट इज हु एम आएगा या इट इज हु इज आएगा?
सर वैसे मैं आई के वैसे बताती हूँ। आई थिंक इट इज आई हु एट am I फॉल्ट, fault? ऐसे है क्या सर? बेटा ये दो वर्ब है ना मेरी बहना, इनमें से आपने एक चुनना है, ये वाला जो ना, इनमें से एक चुनना है आपने। इट इज आई हु इज एट फॉल्ट है, इट इज आई हु एम एट फॉल्ट है, ये देखना है आपने। सर जी आई थिंक इट इज आई हु एम एट फॉल्ट आएगा। हु एम एट अगर मैं, फॉल्ट। अच्छा, यस सर। चलें, इसमें कोई और ओपिनियन देना चाहता है? सर आई थिंक हु इज आएगा, लेकिन सर रीजन नहीं मैं सर एक्सप्लेन इज कर पा आएगा रही हूँ, सर। लेकिन सर इज क्या आएगा? आएगा। वेरी गुड, क्या आएगा? इज इज आएगा, इट आएगा। इज आई हु इज एट इज, फॉल्ट। क्या आएगा? इज बिल्कुल भी नहीं आएगा। एट फॉल्ट इज भी नहीं आएगा। इज इनकरेक्ट। द करेक्ट आंसर इज, एम। am at fault. अब सुनो बेटा, अब मेरे बच्चे, अब आपकी लर्निंग शुरू हो गई। रेहान इनाम साहब देख रहे हैं ना आप? रेहान इनाम जी साहब, जी सर, जी जी सर, जी सर प्रेजेंट हूँ। अच्छा अब देखें, आपका जो वर्ब होगा ना बेटा, वो हु से पहले आने वाला जो प्रोनाउन है वो उसके मुताबिक होगा। क्योंकि बेटे ये हम सब्जेक्टिव केस में लिख रहे हैं ना, अगर ये सब्जेक्टिव केस में है तो इसका मतलब है कि यहां पर ये फंक्शन कर रहा है किसका? सब्जेक्ट का। किसका फंक्शन कर रहा है? सब्जेक्ट का फंक्शन कर सब्जेक्ट का। रहा है। अब देखो बेटा, अगले दो क्वेश्चन को आंसर करना आप लोगों के लिए आसान हो गया। क्योंकि जब मैंने कहा कि क्या हम अपने सब्जेक्ट को, कॉमन सेंस की बात है बेटा, मैंने आप लोगों से ये कहा कि क्या हम अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के मिडल में लिख सकते हैं, तो मैंने उसको कैटर ये किया था कि यस वी कैन पुट अ सब्जेक्ट इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, कि हम अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के मिडल में लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। इट इज आई हु एम एट फॉल्ट। अब आ जाते इट इज ही। आपका सब्जेक्ट बेटे ये है। इट इज के बाद आने वाला नाउन फ्रेज, इट इज के बाद आने वाला नॉन फ्रेज बेसिकली आपके सब्जेक्ट का वो बनता है। अब बेटे यहां पे देखिए, अब अगेन यहां पे आ गया, इट इज आई हु एम एट फॉल्ट और इज एट फॉल्ट। The correct answer is, now it gets easier for you to understand and answer the question कि यहां पर बेटे आपका कौन सा अनाया, यहां पर बेटे कौन सा क्वेश्चन आंसर आएगा मेरी बहना? Is at fault. भाई एक और चीज इनमें रखनी, जिस बच्चे से क्वेश्चन किया था वो आंसर करेगा, ठीक है? सो दैट वी कुड मेंटेन आवर डिसिप्लिन इन द क्लास। जी मुदस्सर हसन साहब, व्हाट विल बी द आंसर? Who is at the fault? हु इज एट द फॉल्ट नहीं सर, होता हु इज एट Who फॉल्ट is आएगा at fault? पार्टिकल दा का। देखो आपने अननेसेसरीली आर्टिकल यूज नहीं करनी। जी फातिमा, फातिमा साहबा, जी फातिमा, फातिमा मेरी आवाज सुन रही है बेटे आप? जी फातिमा। जी रेहान बाजवा साहब, जी सर। सर वो व्हाट विल बी द आंसर? इट इज दे हु इट इज एट फॉल्ट और इट इज दे हु आर एट फॉल्ट? इट इज दे हु आर एट फॉल्ट। हु आर एट, द करेक्ट आंसर इज इट इज दे आर। आर। हु आर एट फॉल्ट। अब देखो बेटे, Oh, एक रूल तो मेरे बच्चों आप समझ गए हैं कि इस चीज के बाद देखें जो चीज आपने आज सीखी है, यहां तक जो चीज मैंने आपको से पहला बेटे, ये रूल तो क्वाइट इजीली आप तमाम बच्चों को आसानी से आता है, ये आप समझते हैं कि जनरल स्ट्रक्चर इसकी यही बनती है। दूसरी रूल जो मैंने आपको सिखाई है वो किसके साथ आ गई? वो हमारे इट इज के साथ। पहला तो बेटे रूल आपने ये सीखा है कि इट इज के बाद अगर प्रोनाउन आएगी तो वो अपने सब्जेक्टिव केस में आएगी, ठीक है? और उसके बाद हु का आना शर्त होता है, और हु के बाद जो वर्ब होगा वो किसके मुताबिक आएगा? वो ही के एंटीसेडेंट यानी हु से पहले आने वाले वर्ड के मुताबिक आएगा। जी मोहम्मद इमरान जरा एक्सप्लेन कर दे जो रूल मैंने अभी सिखाया है। जी सर, हमने अभी ये सीखा है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के मिडल में आ सकता है,
उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि उससे पहले हम इट इज लगाते हैं और प्रोनाउन को उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं, यानी आई, ही, दे, यू। और उसके बाद शर्त है कि हु आना मस्ट है। अब हु के बाद जो वर्ब लगेगा वो हु से पहले सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा। अगर आई है तो हु के बाद एम लगेगा, अगर ही है तो हु के बाद इज लगेगा, यानी सब्जेक्ट के मुताबिक इज आर एम को हमने देखना है। बिल्कुल ठीक हो गया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट हमारा रूल जो है फॉर टुडेज वर्क, सैयद अदील नकवी साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप सर? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सुन रहा हूँ सर मैं। जी नकवी साहब प्लीज। अब हम आ जाते हैं जी, यहाँ पे हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट इन सेंटेंस। पोजीशन ऑफ सेंटेंस इन सब्जेक्ट, हम जो डिस्कशन कर रहे थे ना, जो भी हमने डिस्कस किया है, वो हमने क्या, पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट इन सेंटेंस। सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है, ठीक है बेटा? पहला रूल तो आपने ये देखा कि आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में आता है। दूसरा रूल ये है कि आपका सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा कहां पे प्लेस होता है? वो हमेशा सेंटेंस के सेंटर पे प्लेस होता है। अब तीसरा रूल आपने क्या पढ़ा कि आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड पे प्लेस होगा। अब देखो बेटा, बहुत से बच्चों ने, मुमकिन है कि आज ये पहली दफा सुना है कि सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड पे भी आ जाता है। तो बेटा यकीनन ये वाजिब है, ये जरूरी है मेरे लिए कि मैं आप लोगों को बताऊं कि बेटा आपका सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के एंड पे अगर आता है तो क्यों आएगा। आप में से कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट, ये देखिए मैंने आपको मिडल में लाना सिखा दिया है कि आपका सब्जेक्ट अगर मिडल में आएगा तो वो ये तरीका है, वो ये तरीका है। और कुछ बच्चों के जहन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर इंटेरोगेटिव इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस आएगी, इंट्रोगेटिव में भी तो आपका जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के शुरू में मिडल में आता है? नहीं, वो सेंटेंस के मिडल में नहीं होता। वो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की हम बात ही नहीं कर रहे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, रेहान साहब, रेहान बाजवा साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या सर बेटा हम अपना सब्जेक्ट जब सेंटेंस के एंड पे लिखते हैं तो उसकी क्या रीजन सर है कि हम अपना सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड पे लिखते हैं? जी सॉरी सर। जी, आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि अनिका, आप बता सकते हैं बहना कि हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड पे क्यों आएगा, कब आएगा? अच्छा बेटा, आपको ना चीजें थोड़ी सी ना, मुमकिन है कि थोड़ी सी टफ लगे, लेकिन ये चीज ध्यान में रखिएगा बेटा। एक हफ्ते के बाद ये पूरे का पूरा सेशन आपको जो है वो इट विल बी लाइक का कप ऑफ टी जो आपको लगेगा, ये बिल्कुल आसान हो जाएंगी। जी सर अनाया मैं बताऊं? जी 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 बताइए। सर ये इन्वर्जन रूल होता है सर। जी वो जैसा कि सेंटेंस। जी जी सर। शेषा, शेषा आई नो यू अटेंडेड दिस लेक्चर। आप बिल्कुल, मुझे पता था कि आप आंसर करोगे। फातिमा वकास भी होती तो वो भी आंसर करती। जी बेटा, हम सब्जेक्ट को किस रूल के तहत सेंटेंस के एंड पे लाते हैं? वो मेरे बच्चों, वो है आपका इन्वर्जन का रूल। वो कौन सा रूल है? इन्वर्जन का रूल है। इन्वर्जन से क्या मुराद है मेरे बच्चों? इन्वर्जन से मुराद है रिवर्सल ऑफ पोजीशन और प्लेसमेंट। इन्वर्जन से क्या मुराद है? रिवर्सल रिवर्सल, ऑफ पोजीशन ऑफ प्लेसमेंट। रिवर्सल ऑफ पोजीशन और प्लेसमेंट। तमाम बच्चे पार्टिसिपेट करें जी। आप एक चीज दिल में रखिएगा, मैं आपके लेवल पे आके पढ़ाऊंगा। आप लोगों ने बिल्कुल कोई भी बच्चे जोम के साथ ना बैठे कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ चीजों के बारे में। और खुदा ना खास्ता मेरा ये मतलब भी नहीं है कि मैंने आपको ये प्रूव करना कि आप वेल वर्स्ड नहीं है। मेरा मकसद है कि जहां पे आप खत्म हो रहे हैं ना, आपको वहां से उठा के आगे लेके चल, ठीक है?
इसलिए आज से मैंने आपको पहले ही कहा था कि यू आर इन वेरी सेफर हैंड्स, कि आप बहुत ही महफूज हाथों में, और इंशाल्लाह आप लोग बड़ा कमाल की चीजें सीखने वाले हैं। और उसके बाद जी प्लीज, इन्वर्जन बेटा डिफरेंट कितनी टाइप्स की हो सकती है? हमारे पास 4 टाइप्स की इन्वर्जन है। एक आपकी एडवर्ब की इन्वर्जन है, एक आपकी एडवर्बियल की इन्वर्जन है, एक आपकी एडजेक्टिव की इन्वर्जन है, एक आपकी एडजेक्टिव एडजेक्टिवल की इन्वर्जन है। अब देखो बेटे, जितने वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, इन तमाम वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग बेटा आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इन तमाम वर्ड्स की। सर लास्ट वाला ठीक कर दें। जी मेरी बहना, एडजेक्टिवल। जी मेरी बहना क्या फरमा रहे हैं आप? सर ये लास्ट वाला स्पेलिंग एडजेक्टिवल। एडजेक्टिवल। ठीक हो गया जी। बेटा ये 4 यस सर। इन्वर्जन है। वो कहते हैं कि रिवर्सल ऑफ पोजीशन ऑफ प्लेसमेंट, पोजीशन और प्लेसमेंट, मतलब एडवर्ब की इन्वर्जन कर दें, एडवर्ब की पोजीशन चेंज कर दें। इसका क्या मतलब है बेटा? एडवर्ब की पोजीशन चेंज कर दें। फिर कहते हैं कि आप एडवर्ब की पोजीशन चेंज कर दें। फिर रूल क्या कहता है ग्रामर का? कि आप एडजेक्टिव की पोजीशन को चेंज कर दें। उसके बाद रूल क्या है? कि आप एडजेक्टिवल की पोजीशन को चेंज कर दें। अब देखो बेटे, पहला सेंटेंस क्या आपके पास? द बस कम्स हियर, द बस कम्स हियर। बेटा ये जो द बस है, ये बेसिकली बस आपका फंक्शन कर रही है किस चीज का? सब्जेक्ट का। ये क्या आ गया आपका? ये आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद बेटा कम्स क्या है? कम्स मेरे बच्चों आपका फंक्शन कर रहा है वर्ब का। कम्स क्या फंक्शन कर रहा है? वर्ब का। अब यहां पर वर्ड हेयर है। अब हेयर किस चीज का फंक्शन करता है? ये हेयर क्या है यहां पर? दैट इज द क्वेश्चन। मोहम्मद अहमद साहब जी, अनाया आबद साहबा जी, इज इट क्लियर? बेटा यहां पे क्वेश्चन है आपका कि हेयर, व्हाट डज इट फंक्शन हेयर? मिस्टर आमिर साहब, मिस्टर रिस्पेक्टेड आमिर साहब प्लीज, आप जरा हमारी रहनुमाई फरमाइए। आमिर साहब, एडवोकेट आमिर जी। सर हेयर। हेयर क्या फंक्शन कर रहा है? सर जी एक चीज जिंदगी में याद रखिएगा, एक अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर क्या होता है, ये बात को ध्यान से सुनिएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो यस मैं सर। बोलने जा रहा हूं। एक अच्छा जो लैंग्वेज लर्नर होता है ना, वो किसी भी वर्ड के बारे में 2 चीजें लाजमी सीखता है। पहली चीज सीखता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। दूसरी चीज वो बच्चा सीखता है कि उसका फंक्शन क्या है। यानी किसी भी वर्ड के स्ट्रक्चर का और उसके फंक्शन का आपको मालूम होना जरूरी होता है। अगर आपको किसी वर्ड के स्ट्रक्चर का मालूम नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप उसके फंक्शन को नहीं समझ सकते। किसी भी वर्ड की फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए उस वर्ड की स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी होता है। बेटा अब मैं बताता हूं कि यहां पर हमारे हेयर की क्या वर्ड फंक्शन करती है। देखो बेटे, हमने देखना है कि हेयर यहां पर आपकी एडवर्ब है। क्या है यहां पर? ये आपकी एडवर्ब। एडवर्ब है। अब बेटा आप कैसे यहां पे जो है इसको मालूम करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारी एडवर्ब है? बेटा इंग्लिश में 4 वर्ड हैं, 4 लफ्ज ऐसे हैं जो आपको बता देते हैं कि आपका वर्ड ये एडवर्ब का फंक्शन करता है। पहला वर्ड कौन सा है आपका? हाउ का। दूसरा वर्ड जो है आपको बताएगा एडवर्ब के फंक्शन का, वो है आपका
दूसरा वर्ड जो है आपका वो है आपका वेयर। तीसरा वर्ड जो बेटे आपका बताएगा वो है वेन का। when, चौथा वर्ड जो आपका बताएगा वो आएगा वाई का। why, क्लियर? अब देखो बेटे, आप आसानी से असेस कर लोगे कि आया के, आप बहुत आसानी से असेस कर लोगे आया कि हमारा ये जो वर्ड है ये यहां पर किसको आंसर कर रहा है। जी मुदस्सर हसन साहब, यहाँ पे 4 मैंने आपको पैरामीटर्स दी हैं जो कि आप इन तमाम को, हेयर के वर्ड को इन पे अप्लाई करो। जी मुदस्सर, जी सर। हेयर किसको आंसर कर रहे हैं इन 4 वर्ड्स में से? हियर सर, वेयर को। इसको वेयर बस आंसर कम। कर, वेयर को आंसर, वेयर द बस कम। बिल्कुल वेयर को आंसर कर रहा है। इसका मतलब है जो वेयर को आंसर करेगा ना, वो वर्ड आपका क्या होगा, वो हमेशा एडवर्ब का फंक्शन करेगा। वो क्या होगा, वो हमेशा एडवर्ब का फंक्शन करेगा। करेगा। यहां पर ये आपका एडवर्ब है। अब हमने क्या करनी है, अब हमने इसकी इन्वर्जन करनी है। इन्वर्जन में क्या रूल होता है कि सबसे पहले आप एडवर्ब दोगे, उसके बाद आप अपना वर्ब फ्रेज दोगे, उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट दोगे, यू सेंटेंस बन जाएगा। अब बेटे आप इस सेंटेंस की जरा मुझे इन्वर्जन करके दे दीजिए। इस सेंटेंस को आप कैसे इन्वर्स करोगे? जी, इस सेंटेंस को आप इन्वर्स कैसे करोगे? जी एडवोकेट इरम साहबा, बेटा इस सेंटेंस को आप इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इन्वर्स कर दीजिए इसको। सर सॉरी, अभी समझ नहीं आ रही, आप मतलब दोबारा से रिपीट कर दें प्लीज। जी मेरी बहना, सबसे पहले आपने एडवर्ब लिखना है। इस सेंटेंस की जब इन्वर्जन करनी है ना गुड़िया, सबसे पहले मेरी बहना आपने एडवर्ब ठीक लिखना है। है, उसके बाद आपने वर्ब लिखना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है। जबकि हमारे ऊपर क्या है बेटा, हमने मेरी बहना ऊपर जो सेंटेंस को जो लिखा है उसको जरा देखिएगा कि यहाँ पे हमने क्या किया है। यहाँ पे हमने किया है कि यहाँ पर हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा बस है, जी सर। वर्ब हमारा क्या है, वर्ब हमारा जो है यहाँ पर वो कौन सा बन रहा है, वर्ब हमारा कम्स है, और हेयर क्या हमारा एडवर्ब है। अब बेटे ग्रामर क्या कहती है कि अगर आपने इसकी इन्वर्जन करनी है ना मेरी बहना, तो आप इसको किसके मुताबिक लेके आओगे? अब आपने इसको, जी जी आप तमीना आप इसकी इन्वर्जन कीजिए सेंटेंस की। इस फॉर्मेशन के मुताबिक आप कैसे इसको इन्वर्स करोगे? सर एडवर्ब में पहले हेयर आ जाएगा, वर्ब में कम्स, और उसके बाद हेयर, बस हेयर उसके बाद कम्स। क्या? सर वर्ब आ जाएगा, उसमें हेयर कम है, कम्स कम्स द द बस। बस। तो बेटे बस यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस हो गया। हेयर जी पहले फर्स्ट। जी आबद हुसैन साहब, समझ आ रही है आपको? जी वकील निदा, आपको समझ आई? ये इन्वर्जन है। तो ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड पे आ गया। एक और बेटा आपको रूल मैं इसका बता देता हूं। जैसे 40 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, इस सेंटेंस की कोई बच्चा इन्वर्जन करेगा? इस रूल के मुताबिक, जो रूल मैंने ये समझाया है, इस फॉर्मेशन के मुताबिक कोई बच्चा इसकी इन्वर्जन करेगा? जी रेहान बाजवा साहब, आप इसकी इन्वर्जन कीजिए सर, इस सेंटेंस की, इस सेंटेंस की इन्वर्जन कीजिए सर। रेहान इनाम साहब, रेहान इनाम साहब, जी सर, जी सर। इसकी इन्वर्जन करिए सर इस सेंटेंस की। जी सर। सर इसकी बनेगी आई थिंक सो, इन सबसे द पहले एडवर्ब, क्लास। एडवर्ब उठाइए। जी सर, इन द क्लास नहीं बेटे वो आर। तो एडवर्बियल है बॉय, ये एडवर्ब नहीं है, ये एडवर्बियल है। हमने एडवर्ब उठाना है। देयर, देयर आएगा।
Here I जी go. मोहम्मद इमरान, जी मोहम्मद इमरान साहब। Sir, there are 40 students in the class. There are 40 40 students students in the class. in the क्लास। class. बेटा समझ आई आपको? यस सर। रेहान इनाम साहब समझ आई? बेटा अगर किसी बच्चे को ये समझ में जी नहीं सर। आया तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। जी सर आगे समझ। जी, तीन चीजें आज मैंने आपको समझाई हैं बेटे। मैंने आपको समझाया है कि आपका जो सेंटेंस आपकी इन्वर्जन में आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के मिडिल में भी आ सकता है और सेंटेंस के एंड पे भी आ सकता है। आ सकते। ठीक है। अब अच्छा, अब इसमें आज हमने जो हमारा लेक्चर था वो बेसिकली क्या था, हमारा यहां तक था। उसके बाद बेटा लीनियर ऑर्डर में मेरा अगला क्वेश्चन जो बनेगा, चले बहरहाल आज के लिए हम यहीं पे अपने लेक्चर को क्लोज करते हैं। आज जस्ट मैंने आपको अपना स्टार्टर दिया है। बुनियादी तौर पर जो पहला लेक्चर होता है वो हमेशा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है, इंट्रोडक्शन पे होता है। उसमें सिलेबस डिस्कस किया जाता होता है और बच्चों के साथ तारुफ किया जाता है। बहरहाल आज मैं अपने लेक्चर को यहीं पे डिसकंटिन्यू करूंगा। आप मुझे थोड़ा सा अपना जो आज आपने सीखा है उसको जरा काइंडली मुझे अपडेट कर दें कि व्हाट्स योर फीडबैक अबाउट टुडेज लर्निंग। जो मैंने आपको ये बताया कि हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में भी आता है, मिडिल में भी आता है, एंड में भी आता है। मिडिल में कब आएगा और एंड में कब आएगा, क्या ये चीज आपकी समझ में आ गई? जी प्लीज बेटा। एडवोकेट नीदा राव साहबा। हेलो। जी रेहान बाजवा साहब। हेलो। जी शान रियाज। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आवाज आ रही है। बेटा ये क्लियर हो गया है जो मैंने चीजें समझाई हैं आप लोगों को? यस सर बहुत अच्छे से। जी भाई, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं है तो वो प्लीज अपना क्वेश्चन मुझे दे दे सो दैट कि मैं इसको प्रॉपरली आंसर कर सकूं। जी फातिमा साहबा समझ आई आपको? यस सर, उसकी समझ आएगी सर। जी समझ आ गई आपको बहना? यस सर। जी अनिका साहबा, अनिका साहबा बहना आपको समझ आई? जी आप बेटा इसकी रिकॉर्डिंग को सुनिएगा, आप तमाम लोग। रेहान इनाम साहब आपको समझ आ गई बेटा इसकी? जी सर, आ गई, तकरीबन आ गया सर। आप इसको कोशिश कीजिएगा कि इसकी रिकॉर्डिंग को सुनिएगा और कल लेक्चर में आने से पहले आप इसकी रिकॉर्डिंग को सुन ले ताकि हमने कल यहां से आगे मूव करना है। यहां तक आज का हमारा लेक्चर था, यहां से हमने आगे मूव करना है बेटे। मैं सबसे पहले आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझाऊंगा, फिर हम बाकी अपने जो क्वेश्चन उनको एड्रेस कर सकेंगे। सो थैंक यू वेरी मच जी। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज। सर एक अल्लाह क्वेश्चन हाफिज था। सर।